नमस्कार फ्रेंड्स, जी के बकेट स्टडी टू पर आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर से संबंधित 150 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो बहुत ही सामान्य से प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सामान्यतः यही सब एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो को देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न है उन सभी को आप आसानी से कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमेशा की तरह वन लाइनर फॉर्मेट में यह वीडियो रहेगा और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको समझते हुए हम आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, कंप्यूटर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सामान्य सी भाषा में कंप्यूटर को हम लोग सब जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर है क्या, ये समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए निर्देश समूह के आधार पर सूचना को संसाधित करती है। तो कंप्यूटर हम सभी जानते हैं, और कंप्यूटर में हम क्या है कि निर्देश देते हैं, कमांड देते हैं। जिस प्रकार से कीबोर्ड वगैरह है, तो उसके द्वारा हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, और उसी निर्देश के आधार पर जो हमें जानकारी चाहिए, जो सूचना चाहिए, उसको उसी प्रकार से संसाधित करती है, उसी प्रकार से उसको सजाती है और उसी प्रकार से प्रस्तुत करती है। तो यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में निर्देशन समूह को क्या कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का निर्देशन समूह कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। तो कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है, यदि उसमें प्रोग्राम ना हो तो हम काम नहीं कर सकते हैं। तो हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक कार्य के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। तो एक प्रकार से वह एक निर्देश का समूह है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, और उस निर्देश समूह यानी कि उस कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से हमें अपनी मनचाही प्रतिफल प्राप्त होता है, मनचाही जो रिजल्ट होता है वो प्राप्त होता है। तो यह हमें याद रखना है, निर्देशन समूह कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 में बनाए गए पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या नाम दिया गया? तो आपको यहाँ याद रखना है, यांत्रिक कैलकुलेटर। तो इसका नाम दिया गया था पास्कलिन। तो ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था 1642 में पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, जिसको नाम दिया गया था पास्कलिन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कंप्यूटर का जन्मदाता, जैसा कि आप लोग ये चित्र को जानते होंगे, और निश्चित रूप से जो चार्ल्स बेबेज है, इन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 1833 में चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कंप्यूटर की संकल्पना दी थी, और इसी कारण से इन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया? तो कंप्यूटर, जैसा कि हम जानते हैं, जो हार्डवेयर है उसमें जब तक कंप्यूटर प्रोग्राम ना हो, यानी कि सॉफ्टवेयर जो निर्देशन समूह है वह ना हो, तो हम उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाली थी चार्ल्स बेबेज की शिष्या एडा अगस्टा। तो यह भी आपको याद रखना है, एडा अगस्टा, इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। नेक्स्ट है, 1937 में किसके द्वारा पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया? तो जो हमने देखा, पास्कलिन द्वारा यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया गया, लेकिन यहाँ पर 1937 में कहा जा रहा है किसके द्वारा पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया? तो यांत्रिक कंप्यूटर बनाने वाले थे हॉवार्ड एकिन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉवार्ड एकिन द्वारा 1937 में सबसे पहले यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में जेपी एकर्ट और जॉन मार्शली द्वारा वैक्यूम ट्यूब वाले विश्व के पहले कंप्यूटर का आविष्कार किस नाम से किया गया? तो 1946 में जो कंप्यूटर बनाया गया था जॉन मार्शली और जेपी एकर्ट द्वारा, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, और इस कंप्यूटर को नाम दिया गया था एनियाक 1, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए द्विधारी पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम के प्रयोग का श्रेय किसे जाता है? और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाइनरी सिस्टम होता क्या है, इसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो प्रयोग का श्रेय जाता है वह वान न्यूमैन को जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर तकनीकी के विकास के आधार पर कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां अभी तक है, और इन पीढ़ियों को देखा जाए तो विभिन्न भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर के विकास में देखा जाए तो उल्लेखनीय प्रगति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही होती है, और लगभग उसी समय से कंप्यूटर के विकास की यात्रा प्रारंभ होती है, और उसी समय से इसकी पीढ़ी भी स्टार्ट होती है। तो प्रथम पीढ़ी जो है 1940 और से 1952 ईस्वी तक माना जाता है, और इसमें जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है वो वैक्यूम ट्यूब होता है। तो यह आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होता था। तो वैक्यूम ट्यूब आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं चित्र में, ये वैक्यूम ट्यूब है। तो इस वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था उस समय जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो यह आपको याद रखना है।
और वह उस समय का कंप्यूटर था। देखने में आज से कितना अलग लगता है कि सामान्य सा अगर देखें तो समझ में ही नहीं आए कि ये कंप्यूटर ही है, लेकिन इसी तरह की प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी यानी कि 1952 से 64 तक का, और इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक ट्रांजिस्टर होता है। तो ट्रांजिस्टर आप सभी ने देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो देख लें कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार से होता है। तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए उसमें इस प्रकार के ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित छात्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, वे अच्छी तरह से समझते होंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं तृतीय पीढ़ी 1964 से 71 तक। इसमें मुख्य जो इलेक्ट्रॉनिक घटक होता था वह आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ट्रांजिस्टर का ही यह बहुत ही उन्नत रूप है। तो आईसी को आपने देखा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट को आजकल यही कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। बहुत सारे मोबाइल में भी हम देखते हैं ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आईसी लगे हुए होते हैं। तो तीसरी पीढ़ी के जो घटक थे मुख्य कंप्यूटर के यही था। इसके बाद बात करते हैं चौथी पीढ़ी के। तो चौथी पीढ़ी का अनुसंधान अभी जारी है 1971 से 19 चल रहा है, और इसमें जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है वृहद एकीकृत सर्किट। तो जो एकीकृत सर्किट यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेटेड सर्किट ही प्रयोग किए जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है एकीकृत सर्किट की कि इनके प्रयोग से क्या होता है, कंप्यूटर का आकार जो है दिन प्रतिदिन छोटा होता गया। तो सबसे बड़ी विशेषता इनकी यह है। पांचवी पीढ़ी की बात करें तो पांचवी पीढ़ी का अनुसंधान अभी जारी है, और इसमें जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक होगा वह ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर से कंप्यूटर की कार्य क्षमता और इसकी स्पीड में बहुत ही बढ़ोतरी हो जाएगी। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वह किस प्रकार से काम करता है। तो एक अलग से ही चैप्टर कभी चर्चा करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, जब हमारा साइंस का चैप्टर होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर को देखा जाए तो आकार के आधार पर, उसके कार्य प्रणाली के आधार पर विभाजन किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आकार के आधार पर मतलब उसके साइज के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर यानी कि जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर होते क्या हैं, ये कंप्यूटर जो होते हैं कोई भी एक व्यक्ति द्वारा ही उपयोग में लाया जा सकता है, और इसी को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। पीसी जिसको सामान्य शब्दों में हम पीसी कहते हैं, वही पर्सनल कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। और इसको हम छोटी सी मेज भी पर भी रख सकते हैं, और इसका काम हम छोटे मोटे जो ऑफिस होते हैं, ऑफिस के कार्यों में, घरेलू कार्यों में या व्यावसायिक कार्यों में कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वह बीमा कंपनी, बैंक आदि में प्रयुक्त होता है। और मिनी कंप्यूटर की अगर बात करें तो इस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है उसकी आकार और कार्य क्षमता जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उससे थोड़े से अलग होते हैं। इसकी कार्य क्षमता देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसी कारण से इसको बीमा कंपनी, जो बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां होती हैं, बैंक आदि होते हैं, वहाँ प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, यह कंप्यूटर बहुत बड़े आकार का होता है, और इसका डिज़ाइन जो होता है वह स्टील के फ्रेम में लगाकर किया जाता है। और इस कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो कार्य क्षमता होती है, वह माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, और इसी कारण से बड़ी बड़ी जो सेवाएं होती हैं जो कंप्यूटर आधारित, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि विमान सेवा, तो विमान सेवा में जो ट्रैफिक परिचालन किया जाता है, टिकट वगैरह होता है। रेलवे सेवा में ही हम देखते हैं कि बहुत सारी टिकट बुकिंग होती है, ट्रेन का संचालन होता है, वो कंप्यूटर के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है, और इसकी एक विशेषता यह भी होती है कि बहुत सारे व्यक्ति इसमें अलग अलग टर्मिनल पर एक साथ काम करते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की यह बड़ी विशेषता है। इसके बाद बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, और जैसा हम लोग जानते हैं कि यह बहुत ही तेजी के साथ जटिल से जटिल जो गणना है वह आसानी से कर लेता है। हालांकि यह सभी कंप्यूटर में तेज कार्य करते हैं, लेकिन यह महंगे होते हैं, और इसका कार्य मुख्य रूप से देखा जाए तो अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान, मौसम भविष्यवाणी, परमाणु परीक्षण जैसे जो बड़े वैज्ञानिक कार्य होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। तो ये कंप्यूटर के प्रकार थे, और यह कंप्यूटर का जो प्रकार था यह कंप्यूटर के आकार के आधार पर था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर अभी यह विकास की अवस्था में है, तो यह हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि क्वांटम कंप्यूटर जो है विकास की अवस्था में है। और क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी बिट, तो बाइनरी बिट्स जो हमने 0 और 1 देखा, बाइनरी सिस्टम, उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी बिट्स के स्थान पर क्यू बिट का प्रयोग किया जाएगा। और क्वांटम कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग है उसके संबंध में सरकार ने एक राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा की है। तो इस संबंध में एक वीडियो हमारे चैनल पर पूर्व से ही उपलब्ध है, आप चाहें तो वहाँ जाकर विस्तृत रूप से देख सकते हैं।
अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कार्य पद्धति के अनुसार कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उसके अनुसार किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो वह कंप्यूटर जो सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं क्या कहलाता है। तो इसको कहा जाता है अंकीय कंप्यूटर, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता यह होती है कि यह सभी प्रकार की जो गणना है वह गिन कर करता है। ठीक है, तो अंकीय पद्धति जो होती है गिन कर जोड़ कर करता है, और इस कारण से बहुत अधिक क्षमता से कार्य करता है, और इसकी जो गणना होती है उसमें शुद्धता बहुत होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है डिजिटल कंप्यूटर के संबंध में, और इसमें किसी भी प्रकार की गणना आप कर सकते हैं। वह कंप्यूटर जो माप कर या नाप कर अपनी गणना संबंधी कार्य कहलाता है क्या कहलाता है। तो ऐसे कंप्यूटर को अनुरूप कंप्यूटर यानी कि एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर को आप यहाँ देखें तो ये जो गणना संबंधी कार्य है यह माप कर करता है या नाप कर करता है, और जैसा कि माप और नाप अगर करना हो किसी भी चीज़ को तो उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धि रह सकती है, और इसी कारण से कहा जाता है कि एनालॉग कंप्यूटर जो है उसमें डिजिटल कंप्यूटर के अपेक्षा शुद्धता कम होती है, क्योंकि जहां हमने देखा कि अंकीय कंप्यूटर जो है वह द्विधारी पद्धति में बदलकर सूचनाओं को जो गिनकर और उसका जो गणितीय रूप होता है उस रूप में उसका संसाधन करता है। तो इस कारण से अंकीय कंप्यूटर में शुद्धता ज़्यादा होती है, लेकिन जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वह मापकर या नापकर अपनी गणना संबंधी कार्य करता है। इसी कारण से इसमें शुद्धता अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है। और एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वह किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित करके कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, किस प्रकार के कंप्यूटर में अंकीय एवं अनुरूप यानी कि डिजिटल और एनालॉग दोनों की विशेषता होती है। तो दोनों ये जो दोनों कंप्यूटर हमने देखा ये दोनों की विशेषता किस कंप्यूटर में होती है। तो यह होता है संकर कंप्यूटर यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों ही विशेषता होती है, और इसका जो प्रयोग है बहुतायत मात्रा में देखा जाए तो जो ऑटोमेटिक चलने वाले उपकरण होते हैं, जो स्वचालित उपकरण होते हैं, उनमें बहुतायत से किया जाता है। जैसे कि रोबोट क्या है, ऑटोमेटिक काम करता है, स्वचालित उपकरण है। तो रोबोट में इस प्रकार के संकर जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर के विकास क्रम की 5वीं पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। तो 5वीं पीढ़ी की हम बात कर लेते हैं, तो यह है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम तकनीक पे कार्य करने वाले प्रकाशीय कंप्यूटर यानी कि ऑप्टिकल कंप्यूटर्स। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, तो 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर का विकास है वह इसी प्रकार के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि एक जो अवयव है यानी कि जो एक फैक्टर है उससे दूसरे फैक्टर को, दूसरे अवयव को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर जो तंतु होता है उसका प्रयोग किया जाएगा, और इस कारण से यह जो कंप्यूटर बनेंगे तो यह बहुत ही स्पीड और बहुत ही शुद्धता के साथ कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एटॉमिक कंप्यूटर की अवधारणा किस पर आधारित है। तो एटॉमिक कंप्यूटर की अवधारणा जो आधारित है वह इस पर है कि विशेष प्रोटॉन जो है उन परमाणुओं को एकीकृत परिपथ में बदले जा सकने वाली अवधारणा पर आधारित। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं जो किसी भी परमाणु का मौलिक कण है, और प्रोटॉन को यदि हम एकीकृत परिपथ यानी कि जो परिपथ जो कंप्यूटर में चलता है, जो सर्किट होता है जिसके द्वारा संकेतों को प्रवाहित किया जाता है, तो उस परिपथ में यदि प्रोटॉन को बदल दिया जाए तो उस अवधारणा पर आधारित है एटॉमिक कंप्यूटर। और एटॉमिक कंप्यूटर में के बारे में कहा जाता है कि इस कंप्यूटर की इतनी अधिक मेमोरी पावर होगी कि ऐसा कंप्यूटर जो बनेगा वह आज के कंप्यूटर से 10,000 गुना से भी ज़्यादा क्षमता वाला होगा। तो हालांकि अभी यह शोध की प्रक्रिया में है एटॉमिक कंप्यूटर, फिर भी हमें ध्यान रखना है, और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो विशेष परमाणु हैं उनको एकीकृत परिपथ में बदला जाएगा इस प्रकार के कंप्यूटर में। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर की कितनी इकाइयां होती हैं। तो 4 प्रमुख इकाइयां हैं। पहला है निवेश इकाई। तो निवेश इकाई में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिस्क ये सभी आते हैं। और निवेश इकाई के कार्य प्रणाली की अगर देखा जाए तो निवेश इकाई का जो मुख्य कार्य होता है वह किसी भी प्रकार को हम कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट करते हैं वह इसी इनपुट निवेश इकाई के माध्यम से करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर पर हमें कुछ टाइप करना है तो हम कीबोर्ड का सहारा लेते हैं, कंप्यूटर पर हमें कहीं जाना है, क्लिक करना है तो माउस का सहारा लेते हैं। तो ये सब क्या है, निवेश इकाइयाँ हैं, इनपुट इकाइयाँ हैं। इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के माध्यम से हम कंप्यूटर की जो डाटा वगैरह है उन सबको ये संसाधित करते हैं और उनको जमा भी करते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है
यह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद है बाह्य स्मृति इकाई, तो एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। तो एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट जो होती है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है उसके सहयोग से डेटा को व्यवस्थित और संसाधित किया जाता है। तो ये दोनों देखा जाए तो जो डेटा होता है उनको संसाधित करने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं चौथा, निर्गम इकाई यानी कि आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट होती क्या है? तो आउटपुट यूनिट यह होती है जो भी हम डेटा या इंफॉर्मेशन सूचना जो कंप्यूटर में डालते हैं वह हमें इच्छित रूप में हमें प्राप्त होती है, तो आउटपुट यूनिट के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो ये हमने देखा कंप्यूटर के इकाइयाँ। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न, किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। सीपीयू आपने देखा ही होगा, तो सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सीपीयू की मदद से कौन सी इकाई डेटा को व्यवस्थित तथा संसाधित करती है? तो सीपीयू की मदद से, जैसा कि हमने देखा कि सीपीयू की मदद से जो ईएमयू यानी कि एक्सटर्नल स्मृति इकाई है यह डेटा को व्यवस्थित और संसाधित करती है। तो बाह्य स्मृति इकाई एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट है, किस इकाई द्वारा कंप्यूटर को दिए गए निर्देश को डेटा या सूचना के रूप में निर्गमित किया जाता है? तो यह है हमारा सही उत्तर, निर्गम इकाई यानी कि आउटपुट यूनिट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर की हिंदी में संगणक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट यानी कि उसकी जो स्क्रीन है, उसका जो सीपीयू है, जो मॉनिटर है, जो कीबोर्ड है, यह क्या कहलाता है? तो इसे हार्डवेयर कहा जाता है। जो भौतिक बनावट यानी कि जो हमें दिखता है कंप्यूटर में वह सभी हार्डवेयर है उसके। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉन वॉन न्यूमैन का सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से मानी जाती है? तो 1960 के बाद से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद से कंप्यूटर के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू के आविष्कारक किसे माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। डब्ल्यू के आविष्कारक तो टिम बर्नर्स-ली आपको याद रखना है, डब्ल्यू के आविष्कारक। नेक्स्ट है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ जैसा कि हम लोग जानते हैं और हम लोग प्रयोग भी करते हैं, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड। तो इन तीनों को हमने देख ही लिया है कि किस प्रकार से इनकी कार्यप्रणाली होती है और किस प्रकार के कंप्यूटर है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर परिचालन प्रणाली कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह परिचालन प्रणाली है विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो यह होती है आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है चुंबकीय जो डिस्क होते हैं उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई है वह बीट में मापी जाती है। आपको याद रखना है बीट, बिट्स नहीं बीट, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बीट और बिट्स में क्या अंतर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है और इसी से कंप्यूटर नियंत्रित होता है। मेन पार्ट यही होता है। असेंबलर का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर के भाषा में देखा जाए तो असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, छोटे छोटे बिंदु जिसके माध्यम से कंप्यूटर के मॉनिटर पर बने चित्र आदि बनाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो देखते हैं कि हम बहुत सारे जो चित्र हैं या किसी प्रकार का डाटा है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो इन बिंदुओं को पिक्सल कहा जाता है और जितना ज़्यादा पिक्सल होता है पिक्चर में क्लियरिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है क्या कहलाता है? तो जैसा कि हमने बेसिक्स में ही देखा था कि गणितीय गणना पर आधारित कौन सा कंप्यूटर है, तो यह है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। तो यह माप कर या नाप कर करता है यानी कि आकलन लगाता है और इसी कारण से तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं इसकी जो आउटपुट होता है वह उतना शुद्ध नहीं होता है डिजिटल कंप्यूटर के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर की गति किस प्रकार मापी जाती है? तो इसकी गति जो मापते हैं वह मेगा फ्लॉप में मापते हैं सुपर कंप्यूटर की गति। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना संग्रहण में किसका प्रयोग होता है? सूचना के संग्रहण में डिस्क का प्रयोग होता है। तो डिस्क जैसा कि हम जानते हैं यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है हार्ड डिस्क जो अस्थायी होता है और दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क जो अस्थायी होता है। आगे चलते हैं, विश्व का प्रथम कंप्यूटर क्रे K1S किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया था क्रे के रिसर्च कंपनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा प्रिंटर तकनीकी रूप से सबसे अच्छा होता है? तो जो लेज़र प्रिंटर होता है उसको तकनीकी रूप से बहुत ही अच्छा प्रिंटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और उससे संबंधित सभी संलग्न यंत्रों उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो उसको हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर होते हैं उसमें सीपीयू होता है, उसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी जो है हार्डवेयर है उसके। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संचालन हेतु बने प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उस कंप्यूटर को यदि आपको चलाना हो तो उसमें आपको अपनी इच्छानुसार प्रोग्राम उसमें डालना होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, ये सब क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो इन्हीं कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से हम अपना कार्य करते हैं, तो इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए कंप्यूटर के निर्देश को क्या कहा जाता है? तो निर्देश को कमांड कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट प्रणाली में संपूर्ण सूचनाएं जिन कंप्यूटर में भरी होती हैं उन्हें तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट हम प्रयोग करते हैं और इंटरनेट में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं, डाटा है, वीडियो है, चित्र है, तो वे सारे कहाँ पर आखिर स्टोर होती है? तो किसी न किसी कंप्यूटर में स्टोर होती होगी, तो उसको तकनीकी भाषा में हम कहते हैं वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है कंप्यूटर की भाषाओं को। पहला है मशीनी कूट भाषा, दूसरा है असेंबल भाषा और तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा। आगे बात करते हैं, असेंबल भाषा को निम्न स्तरीय भाषा क्यों कहा गया है? तो जो असेंबल भाषा होती है वह निम्न स्तरीय भाषा इसलिए होती है क्योंकि इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक सीमित होता है, यानी कि सभी कंप्यूटर में इस भाषा का प्रयोग नहीं होता है, इस कारण इसे निम्न स्तरीय भाषा कहा गया है। आगे बात करते हैं, उच्च स्तरीय भाषा के विकास का श्रेय किसे जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। JW बेकस, IBM कंपनी के थे JW बेकस, इन्हीं को उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय भाषा का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम था फोर्ट्रैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक उद्देश्य को ध्यान में रखी गई विकसित की गई उच्च स्तरीय भाषा कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल को पूर्ण रूप अगर देखा जाए तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन है वह एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ही है, तो सभी को आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटरी भाषा एल्गोल का विकास किस कार्य हेतु किया गया? तो जैसे ही इसका नाम से ही लगता है कि कहीं ना कहीं यह एल्गोरिथम से संबंधित है, तो जटिल जो बीजगणितीय गणना है उसमें प्रयोग करने हेतु इसका विकास किया गया है। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर के सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता क्या है? तो जितने भी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं कंप्यूटर की, उनमें आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं ABCD और जो अंतर्राष्ट्रीय अंक है 1 2 3 4, इनका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि कई कंप्यूटर में हम देखते हैं कि हिंदी ठीक से काम नहीं कर पाता है, अदर भाषा नहीं होती है, लेकिन यदि आप इंग्लिश देखें और जो अंतर्राष्ट्रीय अंक जो 1 2 3 है, ये सभी कंप्यूटर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जितनी भी उच्च स्तरीय भाषा है उनमें यह एक समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है और इस कोड का उपयोग क्या होता है? कंप्यूटर में जो समाहित सूचनाएं होते हैं उसको नष्ट करने के लिए, उसको विकृत करने के लिए। तो कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य देखा जाए तो इसका उद्देश्य अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग ही होता है जो सूचनाएं हैं उनको नष्ट करना, उसको विकृत करना। नेक्स्ट है, भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सबने देखा ही होगा मॉडेम को। तो मॉडेम होता है इस प्रकार का और इसका प्रमुख कार्य देखा जाए तो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का यह उपकरण है। तो विभिन्न कंप्यूटर जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है यह मॉडेम। नेक्स्ट है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो क्या कहलाती है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यह साइट कहलाता है। आगे बात करते हैं, सीपीयू की गति को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्किंग कितने प्रकार से की जाती है? तो 2 प्रकार से कंप्यूटर की नेटवर्किंग करते हैं। पहला है लैन, इसको आपको याद रखना है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन। दूसरा है वान, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन 2 प्रकार से कंप्यूटर की नेटवर्किंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही बिल्डिंग, एक ही परिसर में रखे गए कंप्यूटर को जोड़ने हेतु तो किस नेटवर्क का प्रयोग होता है? तो एक बिल्डिंग या कोई एक आवास है, वहाँ पे कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो हम वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हैं। और जब अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र को जोड़ना है, किसी शहर को जोड़ना है, तो वहाँ पर वान यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है हम सभी जानते हैं, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नाम यह शब्द सुनने को मिलता है तो आपको याद रखना है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ऑप्टिकल मार्क रीडर का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है एक दिवसीय, और जिसमें हम डॉट यूज करते हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो उसको जो रीड किया जाता है, जो कॉपियों की जांच होती है, वह ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा ही की जाती है। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी आपको याद रखना है। तो जो फुल फॉर्म यहाँ दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ENIAC, ENIAC, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर असिद्धि को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बग कहा जाता है। और कंप्यूटर अशुद्धि यानी कि बग को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं डीबग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो यह होती है सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया? JS किल्बी द्वारा। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का हम सभी प्रयोग करते हैं और इनके जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा को मापने की एक यूनिट क्या कहलाती है? तो एक यूनिट जो कहलाती है वह बिट कहलाती है, और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। तो बिट और बाइट में अंतर है, दोनों अलग अलग यूनिट्स है, ठीक है। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, और 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बराबर 224 KB यानी कि 224 किलोबाइट होता है, और 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB बराबर 224 मेगाबाइट MB होता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो रैम क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि अस्थायी मेमोरी होती है। इसके बाद रोम, तो रोम रीड ओनली मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। तो यह दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर किए जाने वाले परमाणु परीक्षण को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है इसको, कंप्यूटर पर किए जाने वाले परमाणु परीक्षण को। अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी IBM का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, किस संकट को मिलियन बग की संज्ञा दी गई थी? तो एक समय था जब एक बहुत बड़ी समस्या मानी गई थी कंप्यूटर जगत में, लेकिन अब इसका हल हो चुका है। तो Y2K को मिलियन बग की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का क्या तात्पर्य है? तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो इस प्रकार के प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। यह उच्च स्तरीय जो भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में बदल देता है, तो इसे कंपाइलर कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में रीबूट क्या है? तो रीबूट का उपयोग कई बार देखते हैं कि किया जाता है कंप्यूटर की शब्दावली में। तो रीबूट का तात्पर्य होता है कंप्यूटर को बंद अवस्था से जागृत अवस्था में लाना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अतिरिक्त रूप से लगने वाली हार्डवेयर डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो अलग से कुछ भी हार्डवेयर डिवाइस लगाते हैं तो उसके कहा जाता है परिफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भारतीय भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है? तो यह भाषा है संस्कृत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो कंप्यूटर पर आधारित प्रथम पत्रिका थी कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी भाषा के समान है? तो यह भाषा है कोबोल। कोबोल एक उच्च स्तरीय भाषा है कंप्यूटर की, जो अंग्रेजी भाषा के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर साक्षरता का सामान्य अर्थ क्या है? तो जैसे कहा जाता है कि मैं कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति हूँ, तो उसका सामान्य सा अर्थ क्या है? तो इसका सामान्य सा अर्थ यह है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इस बात की जानकारी मुझे है और मैं कंप्यूटर साक्षर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? तो कंप्यूटर नीति की घोषणा हुई थी भारत में 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का प्रथम कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित सिद्धार्थ। तो यह आपको याद रखना है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर किस राज्य में है? तो सबसे पहले जो डाकघर कंप्यूटरीकृत हुआ था भारत का, वह नई दिल्ली में है।
तो यह तो संघ शासित प्रदेश है, तो हमें याद रखना है नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली। भारत के सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा। आगे चलते हैं। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली भारत के किस स्थान को कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राजनीतिक दल द्वारा सबसे पहले इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया गया? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। बीजेपी के द्वारा ही जो राजनीतिक दल है वह सबसे पहले इन्होंने अपना इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिंदू। द हिंदू समाचार पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है और बहुत सारे लोगों द्वारा यह पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र है, तो इंग्लिश का समाचार पत्र है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका, तो यह थी इंडिया टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर लिखी गई वह पुस्तक जिसे पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह है सोल ऑफ न्यू मशीन और इसके लेखक थे टेसी किडर। तो ये था कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।